हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज़ में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत की अर्थव्यवस्था का पार्ट 3, और जिसमें हम देखेंगे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्लीज़ एस्केप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि हरा सोना किसे कहते हैं। तो हरा सोना ना चाय को कहते हैं। हरा सोना चाय को कहते हैं। देखिए, चाय जो है विश्व में सबसे अधिक पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। और भारत के संदर्भ में अगर इसको देखा जाए तो भारत से इसका बहुत ज़्यादा निर्यात होता है। अतः चाय को क्या कहते हैं? चाय को हम हरा सोना कहते हैं। वैसे कहीं कहीं बांस भी एक आता है, जीके में देखने को, कि बांस को भी हरा सोना कहा जाता है। लेकिन मोस्टली जो आंसर जाएगा वो यही, यदि दोनों है तब जाके दोनों जाएगा, और यदि कोई एक है तो एक ही ऑप्शन ये जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशेषता थी। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना की विशिष्टता थी। ये जो विशेषता थी वो पांचवी पंचवर्षीय योजना की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम थी। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चला था। एक्चुअली इसका कार्यकाल 1979 तक होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये गैर कांग्रेसी पहली बार सरकार आई थी, जिसके कारण ये क्या हुआ, इसको मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको रोक दिया था। ठीक है। और इसमें जो पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो विशेषता में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम बना था, ये देखिए, किसी भी इंसान की जो मौलिक ज़रूरत होती है वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। इसी को देखते हुए ये 5 वर्षीय जो योजना थी उसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को तरजीह दिया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो अन्य मुद्राओं की तुलना में देसी मुद्रा के मूल्य में कमी जब की जाती है, जानबूझकर ऐसा किया जाता है, तो उसको मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। देखिए, क्या होता है कि कोई भी सरकार अपने भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या करती है, अपनी ही मुद्रा का अवमूल्यन कर देती है, ना कि अपने ही मुद्रा के वैल्यू में क्या कर देती है, कमी कर देती है। और ऐसा वो क्यों करती है? कि भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए। तो इससे क्या होता है, अच्छा इसका रिजल्ट क्या होता है अपने मुद्रा का अवमूल्यन करने से? तो आयात, हमने पिछले वीडियो में बताया था, आयात को हतोत्साहित किया जाता है और निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है। यानी निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है और आयात को हतोत्साहित करके घटाने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, ठीक है, तो मुद्रा की वैल्यू कम जाएगी, तो जिससे जो आयातक व्यापारी होते हैं उनको क्या होता है, ज़्यादा मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इसलिए वो क्या करते हैं, आयात को थोड़ा सा कम कर देती है। और सरकार भी यही चाहती है कि आयात कम हो जाए और निर्यात जो है वो बढ़े, जिससे क्या हो, हमारा जो भुगतान असंतुलित हो गया है, ठीक है, वो फिर से ठीक हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बुल एंड बियर का संबंध किससे है। देखिए, बुल एंड बियर शेयर मार्केट से संबंधित शब्द है। बुल एंड बियर शेयर मार्केट से संबंधित शब्द। देखिए, बुल मार्केट कब होता है? जब शेयर के दाम में क्या होती है, तेजी हो जाती है, काफ़ी मार्केट जो होता है ना वो बढ़ जाता है। आप सुने होंगे कि आज सेंसेक्स जो है वो बढ़ गया, निफ्टी जो है वो बढ़ गया। तो क्या होता है कि मार्केट बढ़ता है जब, तो उसको बुल मार्केट कहते हैं। ठीक है, जब प्लस होता है तो। और यही मार्केट जब माइनस होता है तो उसको बियर मार्केट कहते हैं। जैसे कहता है ना, आज शेयर धड़ाम से शेयर मार्केट गिर गया, जिससे कि निवेशकों के लाखों रुपए डूब गए, तो उस मार्केट को, जब वो शेयर धड़ाम से गिरता है वो मार्केट, तो उसको कहते हैं बियर मार्केट। और जब वो चढ़ता है तो उसको कहते हैं बुल मार्केट। अगला प्रश्न है हमारा कि पेपर गोल्ड का संबंध किससे है। तो पेपर गोल्ड का संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से।
देखिए विशेष आहरण अधिकार यहाँ पर शब्द है, जिसको अंग्रेजी में SDR भी लिखा जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। देखिए ये एक तरह से पेपर गोल्ड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या है, एक तरह से मुद्रा है, जो कि वो अपने सदस्य देशों पर वो लागू करती है और उसको चलाती है, ठीक है। और कोई भी देश जो है इसके सदस्य देश, वो इससे इनकार भी इसको लेने से नहीं कर सकता है। तो अन्य मुद्राओं की तरह IMF जो है पेपर गोल्ड का उपयोग भी करती है, ठीक है। तो पेपर गोल्ड क्या है, तो IMF का यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि IMF का क्या है, कि IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। और IMF और वर्ल्ड बैंक ये दोनों जो है 1944 में ही बना था। इन दोनों का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में ही है, ठीक है। और दोनों जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की ही उपज है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की ही उपज IMF भी है और वर्ल्ड बैंक भी है। और ये दोनों वर्ल्ड की मतलब सबसे बड़ी कह सकते हैं वित्तीय संस्था है, जो पूरे विश्व को क्या करती है, विभिन्न कार्यों के लिए वित्त उपलब्ध कराती है, वित्त मुहैया कराती है, पैसा मुहैया कराती है, ठीक है। तो पेपर गोल्ड का संबंध जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स से है, किसके, IMF के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि कृषि जोतों पर कर लगाने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो कृषि जोतों पर जो कर लगाने का सुझाव दिया था वो राज्य समिति ने दिया था। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी। उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड मेयो थे। वो क्या थे, वायसराय थे भारत के उस समय के, ठीक है। और इन्हीं के समय क्या 1872 में जनगणना। लेकिन आज कल जो चल रही है, जो प्रचलित प्रणाली है जनगणना की, उसकी शुरुआत हुई थी 1881 ईस्वी में। आजकल जो प्रचलित है 10 साल पे जो जनगणना होती है उसका जो प्रचलन है वो 1881 से शुरू हुआ था। और स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना पहले हुई थी वो हुई थी 1951 में। तो इस तरह से तीन तीन आपको इसमें ईयर याद रखने हैं, साल याद रखने हैं, ठीक है। कि अब कोई पूछे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी तो 1872, ये तो बिल्कुल यही जवाब जाएगा आपका। लेकिन जो आजकल प्रचलित प्रणाली का जो जनगणना हो रहा है जिस सिस्टम का, वो 1881 में शुरू हुआ था। और स्वतंत्र भारत के बाद जो पहला जनगणना हुआ था वो 1951 में हुआ था। तो इन सब चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहला सहकारिता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारत में पहला सहकारिता अधिनियम जो था वो 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भावों के बढ़ने की आशा से शेयर खरीदने वाले को क्या कहते हैं। यानी कि रेट बढ़ेगा ऐसा उम्मीद से जो शेयर खरीदता है उसको क्या कहते हैं, उसको तेजरिया कहते हैं या बुल्स कहते हैं। देखिए शेयर मार्केट जो होता है, शेयर मार्केट, उसमें दो तरह, उसमें बहुत सारे ब्रोकर होते हैं। आप साधारण शब्द में इनको दलाल भी कहते हैं, शेयर दलाल या शेयर ब्रोकर अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए ये ब्रोकर दो तरह का काम करते हैं। या तो वो क्या करते हैं कि अंदाजा लगाते हैं कि भविष्य में किसी खास शेयर का रेट क्या होने वाला है, रेट बढ़ने वाला है। तो उसके चलते वो क्या करते हैं, बहुत सारा शेयर को बाय कर लेते हैं। रेट बढ़ने की आशा में क्या करते हैं, बहुत सारा ये शेयर को बाय कर लेते हैं और उससे क्या होता है, वो मुनाफा बनाते हैं। तो जो ये काम करते हैं उनको तेजरिया कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में यही ब्रोकर क्या कर सकता है कि ऐसा उसको अगर फील हो जाए कि ये जो फलाना शेयर है उसका भविष्य में क्या हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगा, वो काफ़ी उसका दाम जो है ना वो घटने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, उसको वो रेट जो है वो घटने वाला है तो वो क्या कर देगा, सेल कर देगा उसको, और तब भी वो मुनाफा बना लेता है। तो इस तरह करके जो मुनाफा बनाता है उसको मंदरिया कहते हैं, मंदरिया, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्रोकर ही है ये दोनों, और एक ही व्यक्ति ये दोनों भी हो सकते हैं, तेजरिया भी और मंदरिया भी। तेजरिया तब उसको कहा जाएगा जब भाव के बढ़ने के आशा से वो खरीद लेगा और तब मुनाफा बना लेता है। और मंदरिया कब उसको कहा जाएगा ब्रोकर को, जब वह रेट को गिरने की आशा
को देख लेता है कि रेट गिरेगा और उससे क्या करता है, शेयर को बेच के वो मुनाफा कमा। दोनों ही कंडीशन में मुनाफा ही बनाता है, लेकिन एक बार उसके लिए शब्द बनेगा तेजरिया, एक बार बनेगा मंतरिया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने अपने विकास के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई। तो भारत ने अपने विकास के लिए नियोजित विकास प्रणाली अपनाई। नियोजित यानी कि प्लानिंग किया गया। देखिए आप जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद ही प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी, ठीक है, योजना आयोग के, संसद के एक अधिनियम के द्वारा। देखिए योजना आयोग जो है वो संवैधानिक इकाई नहीं है। संवैधानिक इकाई वो होते हैं जिनका संविधान में डायरेक्ट वर्णन है, जैसे चुनाव आयोग हुआ हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ, वित्त आयोग है। ये सब क्या है, ये सब संवैधानिक इकाई है, ठीक है। लोक सेवा आयोग है, ये सब क्या है, मतलब ये संवैधानिक इकाई है। लेकिन जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ये एक संसद के अधिनियम द्वारा है और ये संवैधानिक संस्था नहीं है। और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते थे वो होते थे योजना आयोग के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। तो देखिए, तो योजना आयोग ही देश के विकास के लिए क्या करता था, नियोजित विकास प्रणाली के तहत क्या प्लान करता था। और इसके लिए वो क्या, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता था, तो पंचवर्षीय योजना का निर्माण, पंचवर्षीय योजना का निर्माण वो करता था, ठीक है, योजना। तो भारत अपने विकास के लिए जो प्रणाली अपनाता था उसका नाम है नियोजित विकास प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन के देन है। पिछले कुछ प्रश्न पहले ही मैंने बताया था कि आईएमएफ जो है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, आईएमएफ शॉर्टकट में बोलते हैं, वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 की देन है। ब्रेटन वुड्स, अच्छा ब्रेटन वुड कहाँ है, तो ये यूएसए में है, अमेरिका में है, ठीक है। अच्छा ये सम्मेलन क्यों हुआ था, देखिए उस समय विश्व युद्ध का काल था और सारे जो यूरोपियन वगैरह या जितने भी कंट्री थे सबकी हालत क्या हो गई थी, खस्ता हो गई थी। उनको पुनर्निर्माण के लिए या अन्य औद्योगिक कार्यकलापों के लिए क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो एक ऐसे कोष की स्थापना जरूरी हो गई थी ताकि सभी को क्या हो सके, फिर से वो रिकंस्ट्रक्ट कर सके चीज़ों को। तो इसके के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दो बना था, ठीक है। और ये दोनों कब बना था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जब हुआ था तो उसी में ये प्रपोजल पास हुआ था और ये 1944 में हुआ था। और इनका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। ये दोनों का, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का, वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एशियाई बैंक के गवर्नर मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नियुक्त किया जाता है। तो एशियाई बैंक का गवर्नर मंडल यानी कि गवर्नर जो मंडल होता है उसमें भारत का कौन रिप्रेजेंटेशन करता है, तो वित्त मंत्री करते हैं। जैसे अभी कौन है, निर्मला सीतारमन जी हैं हमारी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। तो वो क्या करेंगे, एशियाई बैंक का जो गवर्नर मंडल का बैठक होगा उसमें यही क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एशियाई बैंक में भारत का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सिडबी किससे संबंधित है। तो सिडबी जो है लघु उद्योग विकास से संबंधित है। लघु उद्योग, देखिए सिडबी की स्थापना ही इसी उद्देश्य से की गई थी। देखिए सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे देखिए इसके नाम से ही है कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि लघु उद्योग का विकास करने के लिए भारत सरकार ने एक संस्था का निर्माण किया जिसको सिडबी कहा गया, जिसको सिडबी कहा गया, ठीक है। सिडबी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2 अप्रैल, याद रखिएगा कि सिडबी का जो गठन हुआ था वो 2 अप्रैल 1990 को हुआ था, ठीक है। और यह भी इंडियन पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा ही इसका निर्माण सिडबी का हुआ है। और इसका काम क्या है, लघु उद्योग विकास को वित्त सुविधा प्रदान करना ताकि छोटे छोटे उद्योग जो है आगे बढ़ सके। हमारा अगला प्रश्न है कि एड वैलोरम का क्या अर्थ है। एड वैलोरम का अर्थ है मूल्यानुसार कर। देखिए होता क्या है कि सरकार जो है विभिन्न वस्तुओं पर अलग अलग तरह का जो है टैक्स तय करती है। देखिए हर एक वस्तु पर वो एक समान टैक्स नहीं लेती है। जैसे आप देखिए, आप जानते हैं कि जैसे हम ज़मीन रजिस्ट्री अगर कराने जाते हैं
तो हम देखते हैं कि जमीन के विभिन्न किस्मों के अनुसार सरकार क्या करती है, टैक्स इम्पोज करती है, टैक्स अपना वसूलती है। तो एड वैलोरम जो है एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ ही होता है यथा मूल्य या मूल्य के अनुसार कर। मूल्य के अनुसार कर को ही एड वैलोरम कहा जाता है। जिस वस्तु का जिस तरह का मूल्य होता है उसी तरह से सरकार क्या करती है, अगर टैक्स वसूलती है तो इस तरह को एड वैलोरम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रेखी समिति की रिपोर्ट किस विषय से संबंधित है। तो रेखी समिति की जो रिपोर्ट है वो अप्रत्यक्ष करों हेतु समान आचार संहिता से है, ठीक है, यानी कि कोड ऑफ कर, ये अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, यह हम जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। वैसा टैक्स, देखिए जैसे कि जीएसटी है हमारा, अभी कोई एक सामान पर गुड्स का टैक्स लगा, जैसे पार्ले जी है, यहाँ यहाँ पर टैक्स इम्पोज हुआ और लास्ट में किसको बियर करना पड़ता है, वो कंज्यूमर को करना पड़ता है। तो ये जो टैक्स है तो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जो जिस पर लगाया जाता है उसी को भुगतान करना होता है। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, जिस पर लगाया जाता है उसी को भुगतान करना होता है। तो रेखी समिति की रिपोर्ट जो है अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स हेतु समान आचार संहिता से है। समान आचार संहिता से संबंधित रेखी समिति की रिपोर्ट है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, तो स्वामीनाथन समिति जो है जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है। देखिए ये जो समिति बनी थी वो एक बार फार्मर्स से रिलेटेड भी बनी थी, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन क्या थे कि वो बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे और इस क्षेत्र में उनका काफ़ी बड़ा योगदान था। लेकिन इनका एक और जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो जनसंख्या नियंत्रण पर भी इन्होंने, इनकी कमेटी ने क्या किया था, रिपोर्ट दिया था और एक कमीशन बनाने की बात कही थी जनसंख्या और विकास से संबंधित। और ये इनका इनका जो सिफारिश था वो काफ़ी बहुमूल्य था और सरकार ने उस पर धीरे धीरे चलना भी प्रारंभ कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि समाजवादी प्रतिरूप शब्द किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था। समाजवादी प्रतिरूप शब्द किस पंचवर्षीय योजना में, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। आप जानते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है। हमारे पहले वीडियो में ही जो अर्थव्यवस्था का पार्ट 1 था उसमें कहा गया था महालनोबिस, महालनोबिस मॉडल था वो, ठीक है। महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस इसके मॉडल के जन्मदाता थे और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कहाँ कब से कब, 1956 से 1961 है, ठीक है। और इसमें उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्य किए गए थे। तो इसी पंचवर्षीय योजना का एक शब्द है समाजवादी प्रतिरूप। समाजवादी प्रतिरूप वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में किया गया। 1949 ईस्वी में किया गया। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 के तहत बना था। ये भी प्रश्न पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है वो कब निर्माण हुआ, तो 1935 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था। लेकिन इसका नेशनलाइजेशन जो हुआ, राष्ट्रीयकरण, वो कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को किया गया था। देखिए राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है, जब कोई ऐसा महत्व का चीज़ हो जो राष्ट्र हित में हो तो उसको सरकार अपने ही अधीन कर लेती है, यानी कि उसमें अपना शेयर जो है ना एटलीस्ट कितना कर लेती है, 51%, ताकि इसमें इसके अंदर होने वाले सभी निर्णयों में क्या हो, वो निर्णायक भूमिका में हो सरकार। इसीलिए जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर का पीएसयूज वगैरह है जो भी है उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कम से कम कितनी होती है, 51% होती है, ताकि उसका जो भी निदेशक मंडल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें अधिक से अधिक लोग होते हैं ताकि उन्हीं का निर्णय क्या हो सके, प्रभावित। तो राष्ट्रीयकरण इसीलिए किया जाता है ताकि ये गवर्नमेंट ओन्ड हो जाए और गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको संचालित कर सके। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया था। तो भारत सरकार ने 14 बड़े जो कॉमर्शियल बैंक थे, 14 बड़े कॉमर्शियल बैंक, उनका नेशनलाइजेशन सर्वप्रथम कब किया था। सर्वप्रथम किया था 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया था। सरकार ने उसको अपने अधीन
कर लिया था, ठीक है। और ये सर्वप्रथम ऐसा हुआ था। देखिए उसके बाद कई बार मर्जर हुआ, कई बैंकों का नेशनलाइजेशन भी हुआ और कई बैंकों का विलय भी हुआ आपस में। हाल ही में आपने देखा है कि कई बैंकों का क्या किया गया है, आपस में विलय किया गया है। लेकिन प्रथम बार जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बड़े बैंकों का, वो किया गया था 19 जुलाई 1969 को। और ये राष्ट्रहित में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेशनल इनकम की जो गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनेकों बार पूछे गए हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एस्केप यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो एस्केप का जो मुख्यालय है वो बैंकॉक में है, ठीक है, बैंकॉक में है। ये थाईलैंड की राजधानी है, थाईलैंड। और वहीं पर क्या है, एस्केप यानी एस्केप एक संस्था है जो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है, का मुख्यालय है बैंकॉक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत जनसंख्या की वृद्धि से कौन सा वर्ष विभाजक वर्ष माना जाता है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से कौन सा वर्ष जो है विभाजक वर्ष माना जाता है? तो विभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। अच्छा, ये क्यों माना जाता है? कि पहली बार ऐसा हुआ था कि जनसंख्या घट गई थी, ठीक है। और इसके बाद तो फिर लगातार ही जनसंख्या बढ़ती चली गई। तो ये एक ऐसा वर्ष था जिसमें जनसंख्या क्या हुई थी, घट गई थी। तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है, विभाजक वर्ष माना जाता है। यहाँ से फिर आगे उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती रही जनसंख्या में। तो विभाजक वर्ष जो है 1921 याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि जिस प्रकार खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए एग मार्क की सील लगाई जाती है, उसी प्रकार रग मार्क की सील किस प्रकार के प्रमाण का प्रतीक है? देखिए, खाद्य सामग्री वगैरह का गुणवत्ता हो उसके लिए क्या लगाया जाता है, एग मार्क लगाया जाता है। ये तो आपको पता है, एग मार्क की सील लगाई जाती है। तो रग मार्क भी एक सील है जो किस पर लगाया जाता है, हस्त निर्मित कालीनों पर। कालीन जो बनता है, हैंडमेड, हाथ के द्वारा जो कालीन बनता है, उस पर कौन सा मार्कर लगाया जाता है, रग मार्क। ये तो पहला जवाब हो गया। अगर क्वेश्चन आपसे करे कि रग मार्क किस पर लगाया जाता है, तो हस्त निर्मित कालीनों पर लगाया जाता है रग मार्क। अच्छा, ये किस चीज़ का प्रतीक होता है? यह प्रतीक होता है कि ये जो कालीन बना है हस्त निर्मित, उसमें कोई बाल श्रम यानी कि बच्चा कोई उसमें काम नहीं किया है 14 वर्ष के अंदर का, यानी कि उसमें बाल श्रम का उपयोग नहीं किया गया है। और इसी बात का प्रमाण कौन देता है, ये रग मार्क देता है। ये गुणवत्ता का प्रमाण पत्र नहीं देता है रग मार्क, ये देता है कि इसमें इसको बनाने में किसी भी बाल श्रम का उपयोग, बच्चे के मेहनत का उपयोग नहीं किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां प्राकृतिक रेशम की चारों किस्में सहतूती, टसर, एरी, मूंगा का उत्पादन किया जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जहां प्राकृतिक रेशम, देखिए अब इससे एक और प्रश्न बनता है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी टाइपें हैं, कितने टाइप्स हैं? तो सहतूती है, टसर है, एरी है और मूंगा है। ये रेशम के 4 टाइप हैं, ठीक है। और इन चारों का उत्पादन कहाँ होता है, अपने देश में, भारत में इन चारों टाइप का उत्पादन होता है प्राकृतिक रेशम के। हमारा अगला प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो झींगा मछली के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के नागौर जिले में स्थित डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान के नागौर जिले में स्थित डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन खनिज के विपुल भंडार के लिए, टंगस्टन खनिज के विपुल भंडार के लिए। अगला प्रश्न है कि हवाला क्या है? हवाला क्या है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हवाला क्या है? वैसे हवाला जो है मनी लॉन्ड्रिंग का ही एक तरीका है।
मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध रूप से एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना। तो ये क्या है, और उसका ही एक पार्ट क्या है, हवाला, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है मनी लॉन्ड्रिंग में। ठीक है, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं कि मान के चलिए यहाँ पर अमेरिका से किसी आदमी को दिल्ली में पैसा भेजना है। ठीक है, और तो उसके उसके पास क्या ऑप्शंस है कि वो एक चैनल का यूज करेगा, वो बैंक का यूज करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो जाके फिर अमेरिका के बैंक में क्या करेगा, पैसा अपना डॉलर जमा करेगा। ठीक है, और फिर वो बैंक क्या करेगा, दिल्ली को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा कि इसके बदले वो क्या होगा, फिर ये बनेगा दिल्ली में तो रुपया, क्योंकि जिसको देना है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक एक्सचेंज रेट भी लगेगा, एक्सचेंज रेट का जो टैक्स होगा वो भी इसको लगेगा। अब क्या होगा, और ये सारा ट्रांजैक्शन क्या होगा, सरकार की नज़र में होगा, क्योंकि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो क्या होगा इसमें सब कुछ उसको, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जिनका पैसा जो होता है वो ब्लैक मनी होता है, और वो चाहते हैं सपोज कीजिए करोड़ों रुपया कहाँ पहुँचाना, दिल्ली पहुँचाना। तो इसी के लिए अब यहाँ पर आता है हवाला। देखिए हवाला में दो पार्टी होती है, एक अमेरिका की पार्टी हुई और एक दिल्ली की पार्टी हुई, जिसको पैसा चाहिए, इसको पैसा भेजना है और इसको पैसा चाहिए। और तो बीच में दो ब्रोकर भी आते हैं। ठीक है, दो ब्रोकर आते हैं बीच में, एक दिल्ली में बैठा हुआ है और एक अमेरिका में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में सपोज कीजिए। अब क्या हुआ कि इसको पैसा भेजना है किसके पास, इसके पास। तो ये इसके पास आया और इसने कहा कि भाई साहब मुझे 1 करोड़ रुपए भेजने हैं। ठीक है, और इसने क्या किया, 1 करोड़ के हिसाब का इसको डॉलर दे दिया, जितना भी बनता था डॉलर इसको दे दिया। अब इसने क्या किया कि इसको एक कोड लिख के दिया, पासवर्ड जिसको बोलते हैं, और कहा कि आप अपने लोग को ये पासवर्ड बता दीजिए, हमारा लोग जब जाएगा तो ये पासवर्ड बताएगा तो उसको पैसे वो मिल जाएंगे। अब ये इसने इसको फ़ोन करा, कहा कि भाई देखो फलाने को ना 1 करोड़ रुपए दे दो तू। ठीक है, तो ये क्या किया, इसी का आदमी है, चूंकि ये दोनों मिलके कारोबार कर रहा है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर आके इसको एक पासवर्ड पूछता है, और अगर ये बता देता है तो फिर इसको ये पैसे दे देता है। अच्छा, इस चक्कर में क्या हुआ कि बिल्कुल इस आदमी को टैक्स नहीं भरना पड़ा। ठीक है, सेकेंडरी कि अगर ये इसको थोड़ा सा ब्रोकरेज भी देना पड़ा, तो जो टैक्स गवर्नमेंट को 30 से 40% देने पड़ते हैं, उसके बनस्पत क्या है, इसको बहुत कम पैसा, और ये भी बल्ले बल्ले इसको भी पैसा मिल गया। ठीक है, और इसका काम भी हो गया, और गवर्नमेंट के किसी भी रिकॉर्ड में ये आया भी नहीं। ठीक है, यानी कि अवैध तरीके से मुद्रा एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जाता है हवाला के जरिए। अच्छा, आपका सवाल यहाँ पर हो सकता है कि इस व्यक्ति के पास पैसा कैसे आया होगा। तो इसके देखिए बहुत सारे इसके इंस्ट्रूमेंट है इस व्यक्ति के पास पैसा आने का, इसके दोनों के बीच ऐसा चलता है। वो एफडीआई माध्यम हो जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या और भी अन्य जो ब्लैक तरीके हैं जिसके तहत ये पैसा इसके पास धीरे धीरे करके आ जाता है। देखिए एक तो और काम है कि इसको भी यदि डॉलर यहाँ पहुँचाना है अवैध तरीके से, तो फिर ये दोनों आपस में क्या करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेता है कि तुम डॉलर पहुँचा दो हमें। तो ऐसा ही दोनों का काम होता रहता है। तो हवाला क्या है, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध धंधा है। विदेशी मुद्रा एक्सचेंज का क्या है, अवैध धंधा को ही क्या कहते हैं, हवाला कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी पैदा हो जाती है, तब उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। देखिए स्टैगफ्लेशन बहुत ही बुरी अवस्था है अर्थव्यवस्था के लिए। देखिए इन्फ्लेशन जब होता है, केवल मुद्रास्फीति जब होती है, इन्फ्लेशन, तो क्या होता है, वस्तु का दाम बढ़ जाता है। ठीक है, और मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घट जाता है। लेकिन अर्थशास्त्री की नज़र से अगर देखें तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन होना चाहिए किसी भी अर्थव्यवस्था में। इन्फ्लेशन से क्या होता है कि वस्तुओं की डिमांड जो होती है वो बढ़ी रहती है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन भी बढ़ा रहता है, और अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक थोड़ा सा इन्फ्लेशन होना पॉजिटिव है, याद रखिएगा। थोड़ी सी महंगाई की दर यदि 3 से 6% के बीच में होती है, तो ये क्या होता है, ये अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव संकेत है। ठीक है, लेकिन अगर यही इन्फ्लेशन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक तो इन्फ्लेशन है और दूसरा क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है। और ऐसा कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण होता है कि इन्फ्लेशन में तो अनएम्प्लॉयमेंट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो जो भी बड़े बड़े प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, ठीक है,
उनका क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है। क्या होता है प्रॉफिट, अब ऐसा तो नहीं है कि 10 रुपये का चीज़ जो 20 रुपये में अचानक लोग लेने लगेगा। इनका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, जिससे वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन में कटौती कर देते हैं। यानी कि एक तय सीमा से ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो क्या होता है, प्रोडक्शन पर भी वो निगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है, जिससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट फिर से आ जाता है। और ये दोनों स्थिति जब एक साथ चलती है, जबकि जनरली दोनों एक साथ होना नहीं चाहिए कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन जब ये दोनों एक साथ हो जाता है तब उसी स्थिति को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यानी कि मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी हो जाए तो उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है, स्टैगफ्लेशन के नाम से। अगला प्रश्न है हमारा कि डियर मनी से हमारा क्या तात्पर्य है, तो ब्याज की ऊंची दर, ठीक है। और वैसा मनी जो, ठीक है, कि जो बहुत हाई इंटरेस्ट पर ही मिलता हो, हाई इंटरेस्ट पर जो मिलने वाला मनी होता है उसको क्या कहते हैं, डियर मनी कहते हैं, ठीक है। और ऐसा देखिए, केंद्रीय बैंक जो हमारा आरबीआई है वो क्या करती है, विभिन्न मौद्रिक नीतियों के द्वारा क्या करती है कि वो कभी कभी ब्याज की ऊंची दर बढ़ा, जिससे लोन क्या होता है, लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, हाई इंटरेस्ट होने लगता है, ठीक है, हाई इंटरेस्ट पर मिलता है, जिससे लोग लोन नहीं लेना चाहते हैं, लोन नहीं लेना। और उसी कंडीशन में क्या होता है, उस जो पैसा जो होता है उसको डियर मनी कहा जाता है, कि जो काफ़ी ब्याज, ऊंची ब्याज दर पर मिल रही हो, उस पैसा को क्या कहते हैं, डियर मनी कहा जाता है। और ये करता है केंद्रीय बैंक सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, कि लोग अपना सेविंग्स बढ़ाए और वो उल्टे क्या करे, वो जमा करे बैंक में, ठीक है। तो क्या होता है, तो उससे सेविंग ज़्यादा होती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो डियर मनी का तात्पर्य है कि वह मुद्रा जो ऊंची ब्याज दर पर आपको उपलब्ध होती है उसे डियर मनी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मुक्त ऋण क्या होता है, तो मुक्त ऋण होता है कि बैंक द्वारा ग्राहक को बिना जमानत दिया जाने वाला ऋण। यानी कि आप जब बैंक में जाते हैं और आपको कोई लोन अमाउंट लेना होता है तो कभी कभी आपसे क्या होता है कि कोलेटरल मांगा जाता है, कि आप कुछ गिरवी बताइए, कि जमीन का कागज है, गाड़ी है, सोना है, ये सारी चीजें हैं। तो क्या है, आपको आसानी से वो क्या करता है, लोन दे देता है। तो और लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक फ्री लोन होता है इस तरह का, जिसमें कोई कोलेटरल की जरूरत क्या होती है, नहीं होती है, को बिना कोई जमानत के, कोई भी जमानत या कोलेटरल की जरूरत नहीं होती, तो उसी को मुक्त ऋण कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि हार्ड करेंसी मुद्रा कौन सी होती है, तो जिसकी पूर्ति की तुलना में मांग क्या हो, अधिक हो, जिसकी पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो। देखिए, हार्ड करेंसी जो होती है उसका डिमांड काफ़ी हाई होता है। देखिए, हमारे संदर्भ में अगर देखा जाए, देखिए डॉलर जो है, डॉलर की डिमांड क्या होती है, हमेशा बनी रहती है, और अमेरिका इसको बना के भी रखना चाहता है कि इसकी डिमांड कभी कम ना हो। इसके लिए वो बहुत सारे तरीके यूज करता है, साम दाम दंड भेद सब यूज करता है अपने डॉलर को बचाए रखने के लिए, ठीक है, और उसकी मांग हमेशा ज़्यादा हो, ठीक है। वो इसलिए वो अधिक से अधिक देशों को जोड़ता है ताकि वो डॉलर अपनाए। तो क्या होता है, हार्ड करेंसी वह मुद्रा है जिसकी जो मांग है वो पूर्ति की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1907 में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में इसकी स्थापना, देखिए उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर भी नाम पड़ा, जो कि झारखंड में है, झारखंड में है। तो 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको शॉर्टकट में टिस्को भी कहा जाता है, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टिस्को। तो टिस्को की स्थापना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में हुई थी, और जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। और यह बहुत बड़ा उदाहरण था भारतीय उद्यमियों द्वारा, उस समय जो उद्यम स्टार्ट किया गया था, बिजनेस, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था, ठीक है, कि अंग्रेजों के समय में। तो जमशेदपुर झारखंड में इसका स्थापना किया गया था। आज टाटा नगर के नाम से भी यह जगह जाना जाता है। और जानते हैं, ये 500 फॉर्च्यून कंपनी में से एक कंपनी है, और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी टिस्को है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो सोवियत रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, सोवियत रूस के सहयोग से, सोवियत रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। उस समय सोवियत संघ था, चूंकि उस तो 90 के दशक में इसका विघटन हुआ था, तो उस समय क्या था, सोवियत संघ ही था 64 के आसपास, ठीक है।
तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। आर्यन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए आर्यन मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित सुधारों से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, नंजुंदप्पा समिति का संबंध किस विषय से? तो रेल भाड़ा विषय से। रेल भाड़ा के विषय में इन्होंने बहुत ही मतलब ये अपना रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है, कि रेल भाड़ा को कब कैसे न्याय संगत बनाया जाए। तो नंजुंदप्पा समिति का संबंध जो है वो रेल भाड़ा से संबंधित है। अगला है कि मालेगाम समिति का संबंध किससे है? तो प्राथमिक पूंजी बाजार से। प्राथमिक पूंजी बाजार से मालेगाम समिति का संबंध है, प्राथमिक पूंजी बाजार से। ये सब प्रश्न जो है थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो याद रखिएगा किसी भी एग्जाम में सभी प्रश्न जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं। 20 to 30% जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्वियसली बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब मेमोरी वाले प्रश्न है कि जिसका संबंध याददाश्त से है। बहुत सारे प्रश्न ज़्यादातर जो होंगे वो कंसेप्चुअल होंगे, वो आपका कंसेप्ट कितना बढ़िया है उसको चेक करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो याददाश्त बेस्ड होता है, तो उसमें से इस तरह के प्रश्न छोटे छोटे होंगे। मालेगाम समिति का संबंध किससे? प्राथमिक पूंजी बाजार से। तो ये छोटे छोटे प्रश्न होंगे जो आपकी मेमोरी को टेस्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो राकेश मोहन समिति द्वारा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट राकेश मोहन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारा जो है भारत का सबसे पहला बैंक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा को अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया को क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज कहते हैं। देखिए, अगर जो फॉरेन मार्केट है उसमें से कम मूल्य पर आपने कोई मुद्रा खरीद ली और कहीं और जाके उसको ऊंचे मूल्य पर बेच दिया उस मुद्रा को, तो उसको आर्बिट्रेज कहते हैं। आर्बिट्रेज कहते हैं कि किसी भी स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम दाम पर खरीद के कोई मुद्रा को और अन्य जगह पर जाके उसको ऊंचा मूल्य पर बेच देना ही आर्बिट्रेज कहलाता है। अगला है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील प्रकार की है। विकासशील, हम जानते हैं कि हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री है। हमारा अगला प्रश्न है कि शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है? तो शून्य आधारित बजट से तात्पर्य है नए सिरे से बजट तैयार करना। नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है, नए सिरे से बजट तैयार करना। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। देखिए, औद्योगिक क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अगर आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री भारत के संदर्भ में, तो इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए, ये एक सीरियल है, ये सीरियल कैसे चला था इसको थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले आपको याद होगा कि पुनर्जागरण का काल होगा, रेनेसा हुआ इटली में और पूरे यूरोप में फैला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वैज्ञानिक खोजें होने लगी, ठीक है, और नाविकों की यात्राएं हुई, ठीक है, यात्राएं हुई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? कल कारखानों का आविष्कार हुआ। चूंकि वैज्ञानिक खोज बढ़े तो कल कारखानों का क्या होगा? आविष्कार हुआ, बहुत सारा चीज़ का आविष्कार हुआ। और जब कल कारखाने होंगे तो इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने के लिए कच्चे माल की भी जल्दी जल्दी आवश्यकता होगी, और जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसको खपाने के लिए बाजार भी चाहिए होगा। तो जब कच्चा माल चाहिए और बाजार भी चाहिए, ठीक है, कच्चा माल भी चाहिए और बाजार, चूंकि मशीन आपके पास है तो वो तो ऐसे नहीं रहेगा उसको। अब इसके लिए खेल शुरू होता है पूरे यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, और वो खेल का नाम है कि हम हर दूसरे देश पर क्या करना? कब्जा करना, और वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करना और अपनी फैक्ट्री में बनाना और उसी के बाजार में जाके बेचना। और इसके तहत वहाँ पर क्या करना? राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब तरह से क्या करना? अधिकार कर लेना उस पूरे। तो भारत का भी इसी तरह से अंग्रेजों ने किया था ना, कि वो आए यहाँ पर व्यापारी बन के और धीरे धीरे पूरे भारत पर क्या कर लिया उन्होंने? अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया, सांस्कृतिक, आर्थिक, हर रूप से, ठीक है। तो ये सब क्या है? एक सीरीज में पढ़ना होगा आपको, ठीक है। तो याद रखिए, कच्चा माल और बाजार के लिए शुरू हुआ खेल क्या था? साम्राज्यवाद।
उपनिवेशवाद, ठीक है, ये सब शुरू हुआ था। और इससे हमारा फिर ये स्वतंत्रता संग्राम फिर जुड़ जाता है आगे, ठीक है। तो ये सब कुछ सिस्टम से याद रखिएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में। ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किन्स ने ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किन्स ने दिया था। किन्स ने ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया था? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया था। रोजगार गारंटी कार्यक्रम सर्वप्रथम महाराष्ट्र में चलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि श्रेष्ठ बाजार क्या होता है? तो भारत सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार जो होता है वो श्रेष्ठ बाजार कहलाता है। देखिए, कितना भी किसी का भी शेयर आ जाए, लेकिन गवर्नमेंट का जो प्रतिभूति होता है, शेयर्स होता है गवर्नमेंट सेक्टर का, उसको काफ़ी श्रेष्ठ बाजार माना जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट अपने शेयर्स पे क्या करती है, जैसे गवर्नमेंट अगर कोई जैसे किसान विकास पत्र या कुछ ऐसा जारी करती है, तो क्या होता है उसके शेयर पर क्या होता है, गारंटेड होता है, ठीक है, कि वो आपका डूबेगा नहीं, ठीक है, उसमें लचीलापन बिल्कुल नहीं होता है, वो डूबने के चांसेस उसके न के बराबर होते हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसके बाजार को श्रेष्ठ बाजार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, यह नवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, यह नवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नवी पंचवर्षीय योजना का जो समयावधि है वो 1997 से 2002 है। 2002 है, ठीक है। तो न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास जो है नवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। हमारा जो इस सीरीज का जो अंतिम प्रश्न है वो है कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? तो 1951 में। 1951 में ने पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से कब थी, 56 तक, उसी के द्वारा क्या किया, नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की गई योजना आयोग के द्वारा, ठीक है। तो भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया 1951 में प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। भारत की अर्थव्यवस्था पार्ट 3 हम और भी इसका जो है सीरीज लेके आएंगे। तब तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।